हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। सभी को पता है यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। देखिए, नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 268। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। पेपर पेन लेकर बैठा कीजिए या फिर माइंड में काउंट करिए कि आपके किसके कितने सही हो रहे हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 268 तक पहुँच सकते हो। सबका रिवीजन कर डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। समाचारों की सुर्खियों में रहा जम हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, भारत, चीन या भूटान? बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए जल्दी से, 3 सेकंड है। देखिए, पाकिस्तान नहीं है इसका आंसर। अब बताइए क्या होगा। भूटान भी नहीं है, बताइए क्या होगा। इसका उत्तर इंडिया भी नहीं है, इसका उत्तर वही है जहाँ से आया है कोरोना। ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो देखिए, चीन ने कुछ साल पहले ही तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना अपना सबसे बड़ा बांध जो है वो चालू किया है, और इस परियोजना से जल आपूर्ति में बाधा पड़ने को लेकर भारत की चिंताएं जो है बढ़ गई हैं। चीन की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना का नाम है जम हाइड्रो पावर स्टेशन, और इसे बनाने में 1.5 अरब डॉलर की लागत आई है। और सन्नान प्रीफेक्चर के ग्यासा काउंटी में स्थित जम हाइड्रो पावर स्टेशन को जांगमू हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल करता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, और यह नदी जो है वो तिब्बत से भारत आती है और फिर वहाँ से जाती है बांग्लादेश। क्यों है चर्चा का विषय? क्योंकि हाल ही में चीन ने मेकांग रिवर जो है उसके पानी का फ़्लो इतना कम कर दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जैसे थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, उसमें क्या है, सूखे की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। यदि चीन ने इस नदी का पानी भी रोक दिया तो इंडिया और बांग्लादेश पर संकट के बादल जो है वो मंडरा सकते हैं। तो इसलिए चर्चा का विषय है, और यूपीएससी का फेवरेट होते हैं वो प्रश्न जो चर्चा के विषय होते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए, जांगबू हाइड्रो पावर स्टेशन चाइना का है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, म्यांमार भी आ सकता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिशूर पुरम उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिशूर पुरम उत्सव यह भारत के केरल और तमिलनाडु में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। इस उत्सव को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। अब देखिए, इस उत्सव को कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू किया था। कोई करेक्ट है इसमें, या सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है? देखिए, त्रिशूर पुरम उत्सव जो है वो केवल केरल का है भाई। केरल का एक वार्षिक त्यौहार है, तमिलनाडु का नहीं है ये। तो एलिमिनेट कर दीजिए, पहला तो होगा नहीं जहाँ जहाँ पर पहला है। इस उत्सव को केरल में सभी उत्सवों की माँ के रूप में माना जाता है, समझा जाता है, संदर्भित किया जाता है या पुकारा जाता है। इस उत्सव को कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू कराया था। तो इसका आंसर जो है नीचे देख लिया कीजिए। देखिए, जल्दी से हमने तीव्र गति से एलिमिनेट कर दिया, लेकिन गलत करने जा रहे थे क्योंकि सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है ना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल। ठीक है, चलिए। तो त्रिशूर पुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के बडक कुनाथन मंदिर में पूरम दिन महीने में पूरम दिन पर आयोजित किया जाता है। कुछ चीज़ ब्रैकेट में लिखी रही है, मतलब पूरम दिन होता क्या है। देखिए, मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम दिन वह दिन होता है जब मैडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है। इसलिए पहला गलत है क्योंकि केरल का है ये, केरल का है ये, तमिलनाडु का नहीं है। त्रिशूरपुरम को केरल में सभी उत्सवों की माँ, मतलब मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस अवसर पर त्रिशूर के मुख्य मंदिरों जैसे परमेक्कावू देवी मंदिर और तिरुम्बादी श्री कृष्ण मंदिर में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है। दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है। कोचीन के महाराजा, इनका जो समय है 1790 से 1805। देखिए, और सक्थान सक्थान थामपुरन के प्रसिद्ध के नाम से मशहूर थे ये।
और त्रिशूरपुरम की शुरुआत से पहले केरल में जो सबसे बड़ा मंदिर उत्सव था वो क्या था? अरट्टू पूजा। अरट्टू पूजा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था जिसे अरट्टू पूजा पुरम के नाम से जाना जाता था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तीन तीन स्टेटमेंट है, पढ़िए इनको जरा। तो देखिए, वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और भारत में लगभग 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। मात्रात्मक दृष्टि से खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, वर्ष 2018-19 से खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि नहीं कमी दर्ज की गई है, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। और भारत में लगभग 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, करेक्ट है। मात्रात्मक दृष्टि से देखा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान सर्वाधिक है, गेहूं का नहीं है, तो केवल फ़िलहाल 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, वर्ष 18-19 में खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई है, आप देख सकते हैं तालिका को। कुल अनाज उत्पादन लगभग 285.1 मिलियन टन है, इसलिए करेक्ट है दूसरा। और खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान सर्वाधिक है, न कि गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 4 है यूएस डॉलर सूचकांक। यूएस डॉलर सूचकांक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस सूचकांक में विदेशी मुद्राओं के वास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर का मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में $1 में कितने रुपए चल रहे हैं? 75 से 76। तो डॉलर यहाँ पर मजबूत हुआ है और रुपया जो है कमज़ोर हुआ है कोरोना वायरस के कारण। अब देखिए, इसकी गणना विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों के आधार पर की जाती है और ब्रिटिश पाउंड मुद्रा इस सूचकांक का सबसे बड़ा घटक है। किस सूचकांक का? यूएस डॉलर सूचकांक। तो देखिए, यूएस डॉलर सूचकांक जो है वो बिल्कुल इस सूचकांक में विदेशी मुद्राओं के वास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य जो है वह निर्धारित किया जाता है और इसकी गणना विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों के आधार पर की जाती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यूरो इस सूचकांक में सबसे बड़ा घटक है, न कि ब्रिटिश पाउंड। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका केवल 1 और 2 सही होगा। तो यूएस डॉलर सूचकांक जो है या यूएस डॉलर इंडेक्स में विदेशी मुद्राओं के एक समूह या बास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसलिए करेक्ट है पहला। और इस सूचकांक की गणना वर्तमान में विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों के आधार पर की जाती है, जिसमें यूरो है, जापानी येन है, कैनेडियन डॉलर है और ब्रिटिश पाउंड है और स्वीडिश क्रोन है तथा स्विस फ्रैंक है। अतः दूसरा वाला करेक्ट है। यूरो जो है, यूरो मुद्रा इस सूचकांक का सबसे बड़ा घटक है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखी है ब्रिटिश पाउंड। तो 6 मुद्राओं को एक बार फिर से याद कर लीजिए। यूरो है जो सबसे बड़ा योगदान, जापान की येन है, कैनेडियन डॉलर है और ब्रिटिश की पाउंड है, स्वीडिश क्रोन है और स्विस की फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति के कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, बिल्कुल मौद्रिक नीति समिति में टोटल होते हैं 6 सदस्य, 6 में से जो 3 हैं वो आरबीआई के से होते हैं और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है इस समिति का अध्यक्ष होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। तो सारे के सारे तो करेक्ट होकर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से जो 3 हैं वो आरबीआई से होते हैं और अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, मतलब आरबीआई के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का जो है वो अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो मौद्रिक नीति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, मतलब सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शोध संस्थान के रूप में। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर दिया गया।
यह जो संस्थान है वो सेमीकंडक्टर, नैनो स्ट्रक्चर और हाइब्रिड मटेरियल पर शोध कार्य करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। सब कुछ नई दिल्ली में नहीं होगा, ये बेंगलुरु में स्थित है। चूँकि हमको असत्य ढूंढना है, सही नहीं है ढूंढना है, तो केवल 2 यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए, नैनो एवं मृदु विज्ञान केंद्र की स्थापना 1991 में सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च नामक वैज्ञानिक संस्था के रूप में प्रख्यात तरल क्रिस्टल वैज्ञानिक प्रोफेसर एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। और नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, न कि दिल्ली में। वर्ष 2014 में इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई तथा इसका नाम बदलकर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर दिया गया। अब देखिए, इस संस्थान के शोध क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धातु कौन कौन सी, सेमीकंडक्टर, नैनो स्ट्रक्चर, तरल क्रिस्टल, जेल, झिल्लियाँ मतलब मेम्ब्रेन्स और हाइब्रिड मटेरियल आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चा में रहे स्वाइन फ्लू के वाहक वायरस का नाम बता दीजिए जरा, क्या है? H5N1, H1N1, H9N1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SARS-CoV-2, तो SARS-CoV-2 तो कोविड-19 का, ये कोरोना वायरस का, याद रखिएगा इसको। स्वाइन फ्लू का है यहाँ पर H1N1, स्वाइन फ्लू का है H1N1। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पहला पूछा गया है, बशर्ते ऑप्शन ये नहीं थे। H5N1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड फ्लू का है। और H9N1 जो आपको कॉमन कोल्ड होता है ना, इन्फ्लुएंजा, जो 1 से 3 या 4 दिन में स्वयं सही हो जाता है, तो H9N1 इन्फ्लुएंजा का, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, H1N1 स्वाइन फ्लू का है, H5N1 बर्ड फ्लू का है, H9N1 किसका है? ये है इन्फ्लुएंजा का, जो आपको कॉमन कोल्ड होता है, और SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का। याद कैसे रखोगे इसको? तो याद रख ही लोगे ना, पूरे विश्व स्तर पर चर्चा में। अब देखिए, वर्ड मतलब वर्ड से पकड़िए, वर्ड का वर्ड ले जाइए, मतलब विश्व ले जाइए। तो 5 बड़ा है या 1 बड़ा है? 5 बड़ा है या 1 बड़ा? 5 बड़ा है ना, तो वर्ड बड़ा है। तो इस तरह से याद रख लीजिए, H5N1 मतलब जो संख्या बड़ी है इसमें, वो वर्ड का हो गया। और H1N1 हो गया किसका? स्वाइन फ्लू का। अच्छा, H9N1 किसका हो गया? यह इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा बोलिए, बोलिए, इन इन्फ्लुएंजा में एन का साउंड आ रहा है ना, एन फॉर 9, N9, इस तरह से याद रखना है आपको। तो इन्फ्लुएंजा का हो गया H9N1, H1N1 स्वाइन फ्लू, H5 बड़ा है वर्ड, तो 5 बड़ा है 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करता है। और देखिए, करते हैं मतलब, नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों की रक्षा करना है। और केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कुल वार्षिक खर्चा जो है, जो व्यय है, वो 25% आर्थिक सहायता दी जाती है, नागालैंड को छोड़कर। देखिए, करेक्ट है पहला, नागरिक सुरक्षा जो स्वयंसेवक है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करते हैं। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक सुरक्षा हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कुल व्यय जो है वो 25% की आर्थिक सहायता है। लेकिन ये नागालैंड नहीं है, इसमें असम होना चाहिए। असम के साथ है, वो असम के साथ है, मतलब असम को मिलाकर। अगर असम को छोड़कर है तो वो 50% है। तो फिलहाल ये गलत है, नागालैंड इसका कोई मुद्दा है नहीं, तो केवल 1 और 2 सही है यहाँ पर। तो देखिए, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करते हैं। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों की रक्षा करना, सशस्त्र बलों की सहायता करना, नागरिकों को लामबंद करना और प्रशासन की मदद करना, साथ ही परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक युद्ध तथा प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की रक्षा करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, क्योंकि इस समय इसी तरह से पूरे भारत में और विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, नागरिकों की सुरक्षा किससे? कोरोना वायरस से। अब देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा मतलब सिविल डिफेंस हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए असम को छोड़कर
जो कुल वार्षिक खर्चा है वो 50% है। यदि असम को मिलाएगी केंद्र सरकार तो कुल वार्षिक खर्चा कितना है, 25% की आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए कितनी है, 50% की आर्थिक मदद है, लेकिन उसमें असम को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि और राज्यों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को भी सहायता मिलती है, उसमें अगर असम भी इंक्लूड है, तब 25% की आर्थिक मदद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा क्या तीसरा करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा भी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनिए इसको। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 3.75% उसने कर दिया है। और देखिए, जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं तो आरबीआई द्वारा उन बैंकों को, वो बैंक कौन सी हैं, वाणिज्यिक बैंक हुई ना, उन बैंकों को उस धनराशि के ऊपर जो उन लोगों ने जमा की है, उन बैंकों ने जमा की है, उस पर जो है एक निश्चित दर से ब्याज देता है आरबीआई। अब देखिए, रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं और रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को अपना अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज प्राप्त होता है। कम ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बैंक अपने अतिरिक्त धन को रिजर्व बैंक के पास रखने के स्थान पर लोगों को बांट देते हैं और अधिक ब्याज पर बांट देते हैं, मतलब आप लोगों को बांट देते हैं। फिर क्या होता है, इसके प्रभाव स्वरूप बैंक अपने ऋण पर ब्याज दरों में कटौती कर देते हैं, मतलब कम ब्याज पर ही दे देते हैं लोगों को। यह विधि अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात से भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके मद्देनज़र भारत सहित तमाम देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 1.9% कर दिया गया है। अब इससे पहले जनवरी 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो है वो 5.8% बताया था। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। तीन स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम करके आंक दिया है 2020-21 में। कितना कर दिया है उसने? 1.9%। और इससे पहले उसने अनुमान लगाया था कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 2020 में, ये अनुमान उसने जनवरी में लगाया था 5.8% रहने का। देखा जाए तो 3 गुना कम कर दिया ना, कम से कम। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है, करेक्ट है इतना, अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल नज़र रखने का कार्य करती है, तभी तो अनुमान लगाती फिरती है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया है। और कितना कम कर दिया है? 1.9% कर दिया है, जो इसने जनवरी 2020 में लगाया था 5.8%। अब देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक प्रभावित हुई है और इसके कारण संपूर्ण विश्व जो है 1930 की मंदी से भी अधिक प्रभावित हो सकता है। अब देखिए, आईएमएफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है, वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता करती है। एक प्रश्न मैंने आपसे थंबनेल पर पूछा था, उसका जो करेक्ट होगा केवल दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा ना, तीसरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने
उस पर कोई रोक तो लगाई नहीं है त्रिशूर उत्सव पर। पहला भी गलत है वो। पहले में क्या था? पहले में था केरल और तमिलनाडु, जो गलत है। तमिलनाडु तो है नहीं, वो कर्नाटक केरल का है केवल। कर्नाटक भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, केरल है केवल। तो चलिए 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 268 था ये कि 9 था, जो भी था, सारे के सारे टेस्ट तक आप पहुँच सकते हो। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हर दिन तैयारी करते रहिएगा अपने। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। चलिए।